वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अक्षयपाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। तो हमारी क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास एक्सरसाइज 1.1 की लास्ट क्लास है। आज हम रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर। रिलेशन दी गई है। रिलेशन आर क्या कहा गया है, पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो कहा गया है, रिलेशन दी गई है आपको कि सेट कोई ए है पॉइंट्स का किसी प्लेन में, और कहा गया है मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये ओरिजिन है इसका, यहाँ पर कोई पॉइंट आपको पी दे रखा है। तो ओरिजिन से जितनी इसकी दूरी है, जितनी इसकी दूरी है, एक पॉइंट क्यू दे रखा है, उसी की उसकी डिस्टेंस भी क्या है, जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से पी पॉइंट की है उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू पॉइंट की है। यही रिलेशन में हमसे कहा गया है। ठीक है, और क्या बताना है हमें, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या है, एक प्लेन है, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस p की है, हम रिलेशन को लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या है हमारे पास, p कॉमा क्यू सच दैट जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट p की है उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट q की है। ठीक है, हमें इसी को क्या बताना है कि ये क्या है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट प्रूफ करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर ट्रांजिटिव की, और देन सिमेट्रिक की, देन ट्रांजिटिव की। तो पहली कंडीशन देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की हमसे क्या कहा गया है, इफ p कॉमा q बिलोंग्स टू r देन ठीक है, क्या कहा गया है, इफ p कॉमा q बिलोंग्स टू r देन OP इज इक्वल टू OQ। यही तो रिलेशन हो गई हमारी, जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P की उतनी डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट Q की। तो हमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पता है क्या होनी चाहिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू R देन A कॉमा A क्या आएगा, उस रिलेशन में भी आएगा। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं, हमारे पास A क्या हो गया, P हो गया, और B क्या हो गया, Q हो गया। अगर ये P R में आ रहा है, इफ P belongs to R, ठीक है, तो देन क्या होगा, अगर ये P आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इफ P कॉमा P belongs to R देन क्या हो जाएगा, OP हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू OP। अब ओरिजिन में हमसे कहा गया था, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, अब इसकी डिस्टेंस इसी के इक्वल तो होगी, तो ये कंडीशन तो गलत हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से अगर हम क्यू को लेकर चलें, तो जितनी डिस्टेंस ओ से क्यू की है उतनी ही तो इक्वल होगी, तो दो ये क्या करेगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यही हमें बताना था क्या, कि अगर पी आर में बिलोंग कर रहा है तो ओ जो पी की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ही क्या होगी, उसके खुद के इक्वल होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या इसे इस तरीके से लिख लो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू r देन OP इज इक्वल टू OP। ठीक है, implies that R is reflexive।
ठीक है, अब हम सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमेट्रिक की कंडीशन। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ P comma Q belongs to R implies that OP is equal to OQ। ठीक है, अब A की जगह हमारे पास P है, B की जगह Q है, तो अगर हम AB को डायरेक्ट लिख दें या BA लिख दें, ठीक है, सिमेट्री की कंडीशन हमारी क्या कहती थी कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो B कॉमा A भी R में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें एंड ये हो जाएगा देन Q comma P also belongs to R implies that OQ is equal to OP। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? R क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? हमें तीन चीजें चाहिए होती है, A कॉमा B कॉमा C चाहिए होता है। तो इसमें हमारे पास P पॉइंट है, Q पॉइंट है, अब एक R पॉइंट और ले लो यहाँ से। क्या ले लो? R और ले लिया हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इफ P comma Q belongs to R implies that OP is equal to OQ। ठीक है, एंड Q comma R तीसरा पॉइंट लेते थे ना हम इसमें, Q comma R belongs to R implies that OQ is equal to OR। ये पॉइंट R है और ये हमारा रिलेशन है, ये सेम नहीं है। ठीक है, देन जब OP OQ के इक्वल है और OQ OR के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि OP किसके इक्वल होगा? OR के। और ये कौन सी कंडीशन बताएगा? P कॉमा R बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? इंप्लॉइज दैट R इज ट्रांजिटिव। और जब हमारी R ट्रांजिटिव हो जाएगी तो हम क्या कह देंगे? इंप्लॉइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कहा गया था? इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हमें बताना था फर्दर शो दैट, एक चीज और शो करनी है हमें, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P जो कि क्या है? 0,0 के इक्वल नहीं है, इज अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। अगर हम इस P को ओरिजिन के सेंटर से, ये पॉइंट P है जो कि क्या है? 0,0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0,0 के अलावा इसमें कोई सी भी वैल्यू है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि जितनी इसकी डिस्टेंस उतनी क्यू की डिस्टेंस। तो इसी तरीके से हम देखें कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट पास होंगे, वो क्या करें? वो क्या फॉर्म करेंगे? वो एक सर्किल फॉर्म करेंगे। तो आर के बाद हम एस पॉइंट ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, वी ले लेते हैं, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? एक सर्किल ही फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नाउ ओपी ओ क्यू के इक्वल है और ओ आर के भी इक्वल है, और इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या है? इक्वल ही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? दे फॉर्म अ सर्किल एज एज ऑल द पॉइंट्स आर एट द इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जाहिर सी बात है, जब ओरिजिन से सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर ही हैं तो वो मिलाकर क्या बनाएंगे? एक सर्किल ही बनाएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस हैं ओरिजिन से,
तो मिलकर क्या बनाएंगे, सब एक सर्किल ही बनाएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे जब इसी तरीके से सारे पॉइंट्स इक्वल होंगे तो वो एक सर्किल बनाएंगे, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। शो दैट रिलेशन को इक्विवेलेंसी फाइंड आउट करना है और रिलेशन दी गई है हमें T1, T2। सेट दिया गया है हमें इस बार ट्रायंगल्स का, ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। पहली कंडीशन हम देखते हैं, रिलेशन आर दी गई है, सेट दिया गया है, ऑल ट्रायंगल्स का रिलेशन आपके पास है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि कोई ट्रायंगल T1 है जो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल T2 के। अब मान लीजिए ये तो आपके पास हो गया ट्रायंगल T1, है ना, ये तो हो गया T1, इसी के सिमिलर क्या है, कोई ट्रायंगल है T2, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे, for every value of T1, T1 belongs to R implies that T1 is similar to T1 is similar to T1। अब ये ट्रायंगल है, ये अपने सिमिलर तो होगा ही, अपने से डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। कंडीशन आपको अभी तक याद हो गई होगी रिफ्लेक्सिव की, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर देन ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जब t, 1 आर में बिलोंग करेगा तो T1 इज सिमिलर टू T1 ही होगा, क्योंकि T1 अब कोई ट्रायंगल है वो अपने ही तो सिमिलर होगा, एक बार को वो दूसरे से डिफरेंट हो सकता है लेकिन अपने तो वो सिमिलर ही है ना। तो आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हमें पता है इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R तो क्या होगा, T1 इज सिमिलर T1 इज सिमिलर T1 इज सिमिलर टू T2, यही तो कहा गया है, T1 इज सिमिलर टू T2। देन अब T1 सिमिलर ऐसे कह दो, T1 सिमिलर T2 या T2 सिमिलर T1 कह दो, बात तो एक ही है, दोनों हैं तो एक दूसरे के सिमिलर ही। देन T2, T1 also belongs to R, क्यों, क्योंकि T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। हमने चाहे घुमा फिरा के कहा लेकिन कहा तो हमने एक ही चीज ना, कि T1 T2 के सिमिलर है, तो इसी तरीके से T2 T1 के सिमिलर है, तो हमारी R क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। थर्ड हम ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इफ अब उसके लिए हमें क्या पड़ेगा, एक ट्रायंगल T3 की भी जरूरत पड़ेगी। तो इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R implies that T1 is similar T1 is similar to T2, ठीक है। चलिए दूसरा, एंड अब T2 किसके सिमिलर होगा, T2, 3 भी R में आएगा, क्यों, क्योंकि T2 इज सिमिलर टू T3। अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो हम क्या कह सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T3 implies that T1, T3 belongs to R। तो हम क्या कह देंगे, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। और जब हमारी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, देन R इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसके साथ कंडीशन देखते हैं क्या लगी हुई है। ये साथ एक पार्ट और जुड़ा हुआ है, कहा गया है कंसिडर थ्री राइट ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5। ट्रायंगल T2 कहा गया है, साइड दी गई है 5, 12, 13, और ट्रायंगल T3 कहा गया है विद साइड 6, 8, 10। हमें बताना है विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो अब हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखो, कोई से भी दो ट्रायंगल्स ले लो जिनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, वो ही ट्रायंगल्स क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। तो जैसे कि हम मानो T1/T2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ T1/T2 अगर हमने लिया तो 3,5, ठीक है, 3,5 और 4/12 और 5/13। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या सेम आएगा? सेम नहीं आएगा। इन तीनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो सेम नहीं आएगा, तो ये दोनों तो आपस में रिलेट करेंगे नहीं। तो T1 को T3 के साथ लेकर देख लेते हैं। T1 को जब हमने T3 के साथ रिलेट करा तो क्या आया, 3/6, 3/6, 4/8 और 5/10, यही तो आया। अब इसका रेशियो देख लेते हैं। तो T1/T3 क्या हो जाएगा, रेशियो क्या देख, 1/2, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10। तो रेशियो क्या आया इसका, सेम ही आया, 1/2, 1/2 और 1/2। तो क्या इससे क्या पता चलता है हमारा कि T1 इज रिलेटेड टू T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। रिलेशन दी गई है और सेट दिया गया है, इस बार सेट ए, जो जिसमें क्या आ रहे हैं, सारे पॉलीगन्स आ रहे हैं। रिलेशन क्या कह रहा है आपसे, P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P1 belongs to R implies that P1, P1 belongs to R, या फिर हम कह सकते हैं P1 and P1 have same number of sides। अब कोई पॉलीगन है P1, तो जाहिर सी बात है सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी उसके पास, तो हम क्या करेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। हम क्या कह देंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से हम सिमेट्री की कंडीशन देखते हैं। जब हम सिमेट्रिक देखते हैं, इफ P1, P2 belongs to R, है ना, P1, P2 belongs to R implies that P1 and P2 यानी कि पॉलीगन 1 and पॉलीगन 2 have same number of sides, have same number of sides। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। देन हम ये भी तो कह सकते हैं P2, P1, वही बात है। बात सीधी कह लो या उल्टी कह लो, अगर पहली बात सच होगी तो अगर उसे हमने घुमा फिरा के करा होगा तब भी वो बात सच होगी। तो P2 and P1 have same number of sides। ठीक है,
तो हमारे आर क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। आर क्या हो गई हमारी, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। तो इफ P1 कॉमा P2, अब इसमें पॉलीगन 3 भी इंक्लूड कर लेंगे, implies that P1 and P2 have same number of sides and P2 comma P3 also belongs to R, implies that P2 and P3 have same number of sides। तो जब हमें पता है कि P1 और P2 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 एंड P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो हम कह सकते हैं P1 एंड P3 also have same number of sides, same number of, implies that P1 comma P3 belongs to R, implies that R is transitive, R is transitive। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ क्या कहा गया है हमसे कि what is the set of all the elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। अब राइट एंगल ट्राइंगल साइड से 3, 4, 5 को देखते हुए रिलेटेड टू वो कौन सा सेट होगा, वो सेट बताना है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं। तो देखो, मैंने आपको बताया था जब भी हमने जब यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हमने जब किए थे तो उसमें हमने क्या बताया था, हमें कोई एक ऐसा सेट बनाना होता है जिसमें जो हमें कंडीशन दी हो वो भी आ रही। ठीक है, तो इसकी तीनों की साइड्स दी गई हैं, तो इसमें हम कह देंगे द सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। जब हम सारे ट्राइंगल्स का एक सेट ले लेंगे जिसमें सारे ट्राइंगल्स आएंगे, तो उसमें हमारे पास ये भी तो आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5, द सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, इन ए, तो लिख देंगे हम आर रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी with sides 3, 4 and 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। कहा गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। एक सेट दिया है एल जिसमें क्या आ रही है, सारी लाइंस आ रही हैं इन एक्स वाई प्लेन, एंड रिलेशन दी गई है, रिलेशन दी गई है L1 कॉमा L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, तो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बताना है हमें, R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले हम सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखेंगे। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L1 कॉमा बिलोंग्स टू R implies that L1 कॉमा L1
implies that L1 comma L1 belongs to R. क्या कह सकते हैं हम, L1 is parallel to L1. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. implies that R is reflexive. R is reflexive. दूसरा देखते हैं हम, symmetric. If L1 comma L2 belongs to R, implies that L1 is parallel to L1. Then L2 comma L1 भी तो हम कह सकते हैं कि ये भी R में आ रहा होगा. चाहे तो ये कह लो L1 is parallel to L2, या फिर ये कह दो कि L2 is parallel to L1. कंडीशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. implies that R is symmetric. R is symmetric. ठीक है. थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं ट्रांजिटिव. क्या, if L1 comma L2 belongs to R, implies that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2 and L2 कॉमा, अब हमने इसमें एक लाइन और इंक्लूड कर लिया L3 जो भी R में आ रही होगी, तो हम क्या कह देंगे, L2 is parallel to L3. तो जब L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 is parallel to L2 is parallel to L3. ठीक है, या फिर L1 is parallel to L3. ठीक है, जब ये L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 is parallel to L3. implies that L1 comma L3 also belongs to R. ठीक है, तो R is transitive. ये रिलेशन क्या हो गई हमारी, ट्रांजिटिव हो गई है. अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गई हैं, तो R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ क्या कहा गया है कि हमें बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4. तो देखते हैं. नाउ y is equal to 2x plus 4 कहा गया है, हमें कोई लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है द सेट ऑफ ऑल लाइंस. अगर हम इस इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये क्या आ रहा है, y is equal to mx plus c. यही तो होती है एक लाइन की इक्वेशन जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है. तो हमें क्या बताना है, कंडीशन हमारे पास पैरेलल की है, तो जितनी भी लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी. जब ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी और सबका स्लोप क्या होगा, 2 होगा. ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, इस कांस्टेंट में आएगा. इस कांस्टेंट में आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल लाइंस, द सेट ऑफ ऑल लाइंस, द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to y is equal to 2x plus 4 is क्या आ जाएगा, y is equal to 2x plus c, where जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिलोंग्स टू r करेगी. r यहाँ पर फिर रिलेशन नहीं है, r यहाँ पर है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, एज वेल एज वो रूट में भी हो सकती है. ठीक है, तो जो द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी.
और सी की वैल्यू किस में आएगी, रियल्स नंबर से बिलोंग करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहा गया है रिलेशन आर जो सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4 और रिलेशन दी गई है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। तो कहा गया है बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखो रिलेशन में, तो हम पहले सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जब हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं तो हमें पता है अगर हमें 1, 2, 3, 4 दिए होने चाहिए तो क्या होना चाहिए, हमारे पास 1, 1 भी होना चाहिए, ए आना चाहिए ना, तभी तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए और 4, 4 भी होना चाहिए। तो देखते हैं 1, 1 है इसमें, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 4, 4 भी है। तो ये चीज क्या है हमारी, रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं सिमेट्रिक की। तो अगर हम, मैं आपसे कह रहा हूं अगर इसमें 1, 2 दे रखा है, इस रिलेशन में 1, 2 दे रखा है, तो 2, 1 भी तो इसमें होना चाहिए। तो क्या 2, 1 इसमें है, 2, 1 इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, तो 1, 2 और 2, 1, 2 और 2, 2 या 1, 2 ले लेता हूं, या फिर ऐसे देखो 1, 3 है और 3, 3 है, तो क्या 1, 3 भी हो रहा होगा, यहाँ पर तो ट्रांजिटिव सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी तरीके से अगर 1, 2 है और 2, 2 है, तो 1, 2 भी आ ही रहा है। ठीक है, तो ए और सी तो होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो हमारी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो रॉन्ग हो गया। बी देखते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये कंडीशन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर्स, है ना, एन मतलब नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट, कंडीशन है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। ऑप्शंस में पहले ए और बी की वैल्यू देख लेते हैं। 2, 4, तो देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, 6 से लेस है और हमें बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन चाहिए। 8, 8, 7, इसमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो ये हो सकता है। अब इन तीनों में से चूज करेंगे, क्या रखेंगे हम, पहले ए के प्लेस पर 3 रख के देख लेते हैं, बी के प्लेस पर 8 रख के देख लेते हैं, -2 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या 3 6 के इक्वल है, नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, सी वाली कंडीशन देख लेते हैं, ए के प्लेस पर 6 रखा, बी के प्लेस पर 8 रखा, -2, तो 6 इज इक्वल टू 6। हाँ, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।